सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज तरुण। तो आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट देवराज जो अभी एनआईटी रोरकेला में है। तो सबसे पहले देवराज अपने बारे में बताओ कि कौन सा कॉलेज है तुम्हारा एंड क्या परसेंटाइल रही तुम्हारी। हेलो एवरीवन। मैं देवराज मुखर्जी, एनआईटी राउरकेला कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से। मेरी जेई मेंस में परसेंटाइल 99.7866 थी और हम्म, ऑल इंडिया रैंक 3416 थी। हम्म। तो देवराज सबसे पहले तो हमें ये बताओ, तो हम 11 के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हाँ, बताओ कि इस टाइम तक तुम्हारा मतलब कितना बैकलॉग था, बैकलॉग वगैरह का क्या सीन था। मैंने एक गलती की थी। फिजिक्स वाला हम्म, से ही पढ़ता था तो मैं हम्म, जो पहला दिन से शुरू हुआ था क्लास, मैं पहला दिन अटेंड नहीं हम्म, किया। मैं दूसरे दिन का लेक्चर डायरेक्ट शुरू किया, ये सोचा कि पहला दिन क्या ही होता होगा, इंट्रोडक्शन हम्म, वगैरह कुछ बताते होंगे। और हम तो क्लास 10 तक पढ़े हुए थे, तो वो वीडियो लेक्चर्स देखेंगे और काम बन जाएगा, यही सोच थी तब हम्म, तक। तो पहला वो लेक्चर भी नहीं देखा, तो पहले हम्म, से मैंने वही शुरू किया, लेक्चर्स देखता था, काम बन हम्म, जाते थे, लगता था, और एक बार नोट्स पढ़ लेता था, उसके बाद सोचा यही हम्म, होगा। तो बैकलॉग तो जैसे केमिस्ट्री में बहुत बन गया था, मतलब हम्म, केमिस्ट्री में इस टाइम तक थर्मोडायनामिक्स, गैसियस स्टेट, केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम और रिडॉक्स रिएक्शंस, ये सारे मतलब फिजिकल केमिस्ट्री ज्यादा से ज्यादा पूरा बैकलॉग में ही था। हम्म, फिजिक्स मेरा अप टू द डेट था, बट फिजिक्स और मैथ्स भी, मैथ्स में एक भी चैप्टर का बैक, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का बैकलॉग था और कॉम्प्लेक्स नंबर आधा का बैकलॉग था। फिजिक्स मेरा अप टू डेट था लेक्चर वाइज, बट मतलब मैं फिजिक्स और मैथ्स में सिर्फ वही लेक्चर्स करता था, और लेक्चर्स में सर लोग जो क्वेश्चन करवाते थे वही कर लेता था, नोट्स रिवाइज कर लेता था। क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरा मतलब जीरो था, जीरो बिल्कुल। तो हम्म। उस हिसाब से देखे तो मैं बहुत ही पीछे था, सच बताऊं तो। तो हमें ये बताओ कि जैसे कि बैकलॉग तुमने कैसे कवर किया, मतलब वन शॉट से किया या डिटेल लेक्चर से किया। वन शॉट से, जैसे मैंने थर्मोडायनामिक्स केमिस्ट्री वाला वो मैंने वन शॉट से किया था एक, और शायद इनऑर्गेनिक का एक पी ब्लॉक का लेक्चर मैंने वन शॉट से किया था। और बाकी जितने भी वन शॉट्स मेरे मतलब वन शॉट मेरे को उतना जमता नहीं था। मैं पूरा हम्म, एक साथ करने के बाद मैं पूरा मतलब भूल जाता था, तो वन हम्म, शॉट मतलब मेरे को उतना रिवीजन के लिए सही था। और लेकिन और जैसे अभी तो 11th वालों के पास टाइम भी है, तो मैं हम्म, तो बोलूंगा अभी डिटेल लेक्चर से ही बैकलॉग अभी के लिए तो वही करना चाहिए एकदम। जेई पास ही होता है, एकदम दरवाजा खटखटा रहा है तब अलग बात थी, लेकिन अभी के लिए तो डिटेल लेक्चर से ही जाना चाहिए। हाँ मैंने वही ये, है क्योंकि इलेवेंथ हाँ के पास, इलेवेंथ वालों के पास तो काफी टाइम है, तो वो अभी डिटेल लेक्चर भी कर हाँ सकते हैं। एंड अभी वो हाँ वन वही, शॉट में जाएंगे तो मतलब उनकी अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं होगी चैप्टर पे। हाँ। जैसे हम्म, एक बात है, डिटेल लेक्चर में तुम एक एक चीज हम्म, को टाइम दे रहे हो और उसके हम्म, ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस लगा रहे हो, तो वन शॉट से भी अच्छा हो सकता है, ऐसा नहीं कि हम्म, मतलब होगा ही नहीं। लेकिन जो चीज डिटेल लेक्चर पे जिस लेवल पे तुम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, तुम्हारी हम्म, थॉट प्रोसेस जैसे बिल्ड होगा धीरे धीरे टाइम के साथ, हम्म, वो चीज तो अभी उनको वही चाहिए, तो वही हम्म। अच्छा रहेगा। हाँ तो मतलब डिटेल लेक्चर करना चाहिए उनको। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और इसके बाद अब तुम बताओ कि जैसे प्रैक्टिस का क्या था तुम्हारा, मतलब तुमसे क्वेश्चन बनते थे क्योंकि इलेवेंथ में मतलब स्टार्टिंग होता है तो मतलब बहुत सारी दिक्कत आती है, मतलब नहीं बनते क्वेश्चन। जैसे कि अगर लेक्चर देख लिया हमने फिर भी क्वेश्चन नहीं बनते, तो उस पर क्या कहना चाहोगे, मतलब तुम्हारा क्या सीन था। जैसे मैंने बोला पहली बात तो मैं गलती ये वाली मेरी गलती थी, हम्म, 11 में मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करता था, नहीं। और क्या कहते हैं, कभी कभार कुछ क्वेश्चन देख लिया तो उतने नहीं बनते थे, जैसे लेक्चर में तो सब समझ आ जाता था, वो तो आ हम्म, ही जाता है फाइनली। थोड़ा हम्म, थोड़ा इधर उधर दिक्कत होती है, लेकिन फाइनली समझ में आ ही जाता है। और लेक्चर हम्म, के क्वेश्चन भी, फिर जब कभी भी नया क्वेश्चन आता था बनता ही नहीं था, मैं सोचा हूँ, तब बहुत डिमोटिवेशन होता था कि हम्म, इतना तो सारा लेक्चर कर रहा हूँ, स्कूल भी जा रहा हूँ, उसके बाद आके सारा का सारा लेक्चर देख रहा हूँ, तो फिर भी क्वेश्चन नहीं बन रहे। वो तो मेरे ख्याल से बहुत लोगों का सीन होता ही है स्टार्टिंग में, 11th के हाँ, मतलब एंडिंग फेज में फिर भी सही हो जाता है, तब तक तो हम्म, थॉट प्रोसेस बहुत हद तक बिल्ड हो जाता है। लेकिन क्या कहते हैं, जैसे इस फेज में तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस नहीं बनते होंगे, लेकिन वही है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने गलती की, बट ये करना नहीं चाहिए, मतलब नहीं बन रहे उसको अभी टाइम देना चाहिए, थोड़ा सोचना चाहिए। इस स्टेज में तो वही, वैसे ही थॉट प्रोसेस बिल्ड होगा, एडवांस के लिए तो वही, जैसे अब मेरा भी एडवांस आखिर में उतना अच्छा तो नहीं गया था। उसके बाद जैसे कि मतलब टेस्ट के बारे में बताओ कि इलेवेंथ में मतलब टेस्ट में कैसे मार्क्स आते थे तुम्हारे।
जैसे 11th में पहला टेस्ट तो यूनिट्स एंड डायमेंशन वगैरह वो सब के हम्म। होते थे। उसमें तो हम्म। मतलब मार्क्स ही मार्क्स, 300 में से 270 75 ऐसे भी हम्म। पहले एक दो में आ जाते। फिर हम्म। उसके बाद एक मेरे को याद है, एक पीडब्ल्यू का एयर बैच का टेस्ट हुआ था, ओपन एयर टेस्ट हम्म। करके, 192 मार्क्स का था। मैं टेस्ट हम्म। देने गया, मैं देख रहा हूँ कुछ, पहले केमिस्ट्री से शुरू किया, ना वो बन रहा है, ना मैथ्स ना फिजिक्स। मैं क्या करूँ, फिर आखिर में उसको 192, मेरे को 17 आए थे। वो तब हम्म। काइनेमेटिक्स भी इंक्लूडेड था। पहले पहले काइनेमेटिक्स भी मेरे को लग रहा है कि समझ में तो आ रहा है, हो ही जाएगा, बहुत स्ट्रांग है। फिर वो टेस्ट ने मेरे को लेवल दिखा दिया था। फिर उसके बाद तो मार्क्स घटने लगे, कभी जैसे 275 से 200 हुए, फिर एक 150 हुए, फिर जनरली 110, 110 12 ऐसे ही आते थे 11 में तो। मतलब और धीरे धीरे इस टाइम के बाद से बैकलॉग मेरा बढ़ना शुरू हुआ और बढ़ते ही गया। तो उतना मेरा मार्क्स वैसे ही रहते थे, 110 12 इस लेवल पे, मतलब या क्या एडवाइस आसपास। देना चाहोगे, मतलब जिनके मतलब बहुत सारे बच्चों के अभी मतलब 11th में हो गए, तो उनके मार्क्स मतलब काफी कम आ रहे होंगे, तो उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे, मतलब कैसे उनको डील करना चाहिए? मार्क्स, मैं तो ये बोलूंगा अभी फिलहाल के लिए मार्क्स के बारे में मत सोचो। हम्म। एग्जाम एग्जाम 3 घंटे का, वो 3 घंटा किस कैसे कुछ भी हो सकता है। तुम्हारे अभी 300 में से 300 भी आए, लेकिन उस एग्जाम पेपर में क्या ही होगा, वो तुम 300 में से 300 भी आ सकते हो पेपर। वो 3 घंटा कुछ भी हो सकता है उस 3 घंटे में। तो हम्म। ऐसा अभी मार्क्स के बारे में उतना सोचना ही नहीं है, कम आए फिर भी मेहनत करते जाओ। ये हम्म। मेहनत ही एक चीज मतलब सिखाती है तुमको भी। तो अभी अभी के लिए तो वही मतलब ग्राइंड करते रहो। वही जो नॉर्मल प्रोसेस है, लेक्चर करो, नोट्स बनाओ, क्वेश्चंस लगाओ, अभी वैसे ही करते जाओ। मार्क्स कम आए उतना मत सोचो। ठीक है, आर कम आ रहे, धीरे धीरे 12th में आते आते उसके 12th के मिड में मार्क्स आने अच्छा आना भी शुरू हो जाता है। मार्क्स तब से ही आना शुरू होता है अच्छे से, टू बी ऑनेस्ट। अभी कम आ रहे कोई बात नहीं, अभी करते जाओ जो सर लोग बोल रहे हैं जो तुम। जैसे कि अभी एक और चीज बताओ, जैसे कि टेस्ट मार्क्स का बारे, तो टेस्ट मार्क्स इंप्रूव करने का एक जो तरीका होता है वो टेस्ट एनालिसिस। तो टेस्ट एनालिसिस के बारे में बताओ कि तुमने कैसे किया था हाँ, एनालिसिस, उसके बारे में बताओ हमें। सच बताऊं तो मैंने टेस्ट एनालिसिस शायद लाइफ में 3 या 4 बार किया होंगे मैक्सिमम, वो भी 12th में। और हम्म। तो इसमें से 2 बार तो शायद एडवांस के बाद ही, ये हम्म। गलती थी। हम्म। टेस्ट एनालिसिस मेरे को मतलब पता ही नहीं था कि एनालिसिस भी करना होता है। और मैं मतलब इस चीज को बहुत हल्के में लेता था कि ठीक है, अपने दिमाग में सोच लिया कि ये गलतियां हो रही है, ये सवाल, और क्या ही। मैं तो ऐसा था कि मैं कभी कभार देखता भी नहीं था कि कौन से क्वेश्चन गलत हुए कौन सा सही हुए। और क्या कहते हैं, फिर जो सही हुए, अच्छे जितने नंबर आए उसके बेसिस पे जज कर लेता था। तो लेकिन ये टेस्ट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो करना चाहिए। कौन तुम एक एक सवाल देखना चाहिए कि क्यों गलत हुआ, क्यों ये सही बन सकता था, क्या अगर बन भी गया सही से तो और कोई मेथड है कि नहीं। जो वो एग्जाम में एक तरीके से सोचते हैं, बाद में और दिमाग में कुछ आ ही सकता है ना। हम्म। तो टेस्ट एनालिसिस बिल्कुल करना चाहिए, एक अलग से कॉपी रखना चाहिए। सर लोग हमारे बोलते थे लक्ष्य में कि वो सिर्फ टेस्ट एनालिसिस की कॉपी होनी चाहिए, बस हम्म। लिख लिख के एनालिसिस करना चाहिए। तो जैसे कि तुमने बताया कि तुम रेगुलर स्टूडेंट थे, तो तुम कैसे मैनेज करते थे, मतलब स्कूल्स होता है, स्कूल्स के एग्जाम भी होते थे, एंड बहुत सारी चीजें भी होती है, मतलब रोज स्कूल जाना पड़ता था, एंड फिर क्लासेस, फिर प्रैक्टिस, तो कैसे मैनेज किया तुमने ये सब 11th में? 11th में तो मैं एक मतलब डेली स्कूल जाता था, मेरा ऐसा हम्म। था। मैं मतलब स्कूल वैसे छुट्टी भी नहीं मारता था। 11th में मैं बहुत स्कूल गया हूँ, क्योंकि मतलब लगता था घर में रह के उतना भी पढ़ाई हो मेरे से हो नहीं पाएगी अभी। 12th में थोड़ा बहुत बदल गया चीजें, लेकिन 11th में लगता था तो चले ही जाता हूँ स्कूल में। और मैं स्पोर्ट्स की तरफ बहुत था, तो मैं स्कूल में कुछ भी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, मैं ऐसे तो क्रिकेटर हूँ, यानी अच्छे लेवल तक खेला हुआ है, 9 तक, 10 से छोड़ना हम्म। मेरा। लेकिन मैं क्योंकि जो फिटनेस था तो स्कूल लेवल पे मैंने सारे ऑलमोस्ट, जैसे खो खो हो गया, फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, सारे स्पोर्ट्स के मतलब टूर्नामेंट्स में मैं सबसे पहले था। खो खो मैंने 11 में जोनल्स खेला हुआ है, 11 स्कूल से। तो मेरा स्पोर्ट्स की तरफ भी बहुत हद तक अटेंशन था। तो मेरे मेरे को स्कूल तो जाना ही पड़ता था उसके लिए भी। तो उसके साथ तो मैं स्कूल से घर आता था, फिर घर आके थोड़ा सो जाता था,
फिर उसके बाद लेक्चर्स और फिर नोट्स रिवाइज, फिर नेक्स्ट दिन स्कूल। 11 में तो पहले कुछ महीने ऐसे ही चलता था कि घर आया, और स्कूल के जब एग्जाम्स होते थे तब थोड़ा दिक्कत तो बहुत आती थी मेरे को, मतलब, लेकिन मैं यही कोशिश करता था बस कुछ भी हो जाए तब भी लेक्चर नहीं छूटे, और लेक्चर और नोट्स बनाना वो जो करता था वो एटलीस्ट ना छूटे एग्जाम के टाइम भी। पढ़ना है तो बाकी टाइम निकाल के थोड़ा बाद में ऐसे वैसे पढ़ लेंगे, लेकिन वो मतलब लेक्चर्स एटलीस्ट कंप्लीट होने चाहिए, क्योंकि ताकि जो एग्जाम आ रहा है उसकी वजह से अलग सा एक बैकलॉग ना बने जो मेरे को दोबारा एक लोड दे। एटलीस्ट लेक्चर खत्म होके रखेंगे तो मेरे दिमाग में रहेगा नहीं, बाद में मेरे को और भी कुछ करना है तो एटलीस्ट वो देख लेता हूँ। तो और मतलब स्कूल के कुछ एग्जाम तो मतलब होते थे, मैं उनको उतना अटेंशन देता नहीं था, सच बता दो। स्कूल के एग्जाम्स तो तो एक दो एग्जाम्स थे वैसे तो मैं जिधर मेरा इधर का पीडब्ल्यू का सिलेबस चलता था और उधर ही वही सिलेबस चलता था, तो स्कूल वाले कभी कभार आगे चले जाते थे सिलेबस में, स्कूल वाला सिलेबस। तो वो तब नंबर भी बहुत कम आते थे, तो घर में समझाना पड़ता था कि नहीं मैं जेई के लिए पढ़ रहा हूँ। तो और जो बाकी सब्जेक्ट्स होते हैं स्कूल वाले जैसे इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, वो तो एग्जाम के एक दो दिन पहले पढ़ के ही हो जाता है, वो तो ऐसे ही करना पड़ता है। बच्चों को प्रॉब्लम भी होती है, मतलब जैसे कि उनके मतलब जेई प्रिपरेशन कर रहे हैं, बस स्कूल में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो उनके मतलब घर पे भी प्रेशर रहता है कि मतलब स्कूल में मार्क्स क्यों नहीं आ रहे। तो ये सारी चीजें रहती है। एंड इसके बाद जो 11th वाले को मतलब एक जो बड़ा डाउट रहता है कि मतलब वो ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, जैसे कि मैं कौन सी बुक फॉलो करूं, मतलब जैसे कि रैंडम बुक उठा ली एंड रैंडम बुक के कुछ रैंडम क्वेश्चन उठा लिए, तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं कि मतलब ये कर लूं, मैं ये कर लूं। तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे, मतलब कि क्या मटेरियल फॉलो करना चाहिए 11th वालों के लिए? यही बात तो, लेक्चर नोट्स बनाओ अच्छे से, पढ़ लो। उसके बाद डीपीपी या और जिस वो उसके बाद फिर तुम्हारे टीचर लोग तुमको जो मटेरियल दे रहे हैं, जितना भी दे रहे हैं वही कर लो, वही बहुत होता है जेई के लिए। हमारे टीचर्स लोग ने बहुत रैंक पहले भी निकाला हुआ है, उनको पता है हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और वो एक बुक लगाओगे तो अभी तुम कोई भी बुक ऐसे लगा के बैठोगे, उस बुक में कुछ चीजें रिलेवेंट, हर बुक में कुछ चीजें रिलेवेंट होती है, कुछ चीजें इररिलेवेंट होती है। और जो टीचर समय मटेरियल देते थे तो वो मतलब वो सारे किताबों का एक सार टाइप का होता है कि सारी अच्छी किताब, और उस मोमेंट में हमारी जो सबसे बड़ी नीड है उसको वो उससे रिलेवेंट कुछ हो ही नहीं सकता। और वो अगर हो गया फिर उसके बाद तुम लगाओ जितना लगा सकते हो, फिजिक्स में रडोब लगाओ। यही है कि मतलब 11 वाले मतलब जो बेसिक चीज होती है वही नहीं करते हैं, फिर वो बाद में दूसरी चीजों पे जाते हैं, इसकी वजह से उनका मतलब काफी मिसमैनेजमेंट रहता है। तो सबसे पहले यही चीजें करनी चाहिए, क्लास नोट्स वगैरह, क्योंकि वो मतलब टीचर पे भरोसा करना चाहिए, मतलब टीचर मतलब काफी अच्छा मटेरियल देते हैं, मतलब टीचर पे तो ब्लाइंडली ट्रस्ट रखो, वो भी करना होगा। ये देख के अट्रैक्टिव लगा ये वाली किताब बहुत अच्छी है सब लोग, तो मैं भी उसको करना शुरू करता हूँ। एक दो क्वेश्चन किए, फिर नहीं लगा नहीं ये वाली ज्यादा अच्छी है, वैसे उससे कुछ फायदा नहीं है। जो टीचर दे रहे हैं वो तुम्हारा सिचुएशन तुमसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं, वो बहुत लोगों को पढ़ा चुके हैं पहले से। तो बस वही है, पर उनका वो जो मटेरियल दे रहे हैं वही फॉलो करो पहले तो। एंड इसके बाद डिस्ट्रैक्शन की बात करते हैं, तो 11 वालों के पास तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है, मतलब उनके पास तो इतना नहीं होता कि अभी एग्जाम है, वो सोचते हैं कि अभी नेक्स्ट ईयर एग्जाम है। तो मतलब डिस्ट्रैक्शन के बारे में क्या कहना चाहिए, कैसे मैनेज करना चाहिए अगर कोई बच्चा 11 में है, तो कैसे मैनेज करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहता है वो। डिस्ट्रैक्शन तो एक है, जैसे यूट्यूब शॉर्ट्स हो गया, रील्स वगैरह हो गया, वो तो आजकल मेरे को लगता है सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। वो तो मतलब ऐसा भी नहीं, वो हर बंदे का कभी कभार तो होता ही है, वो चलाते रहता है फिर पता ही नहीं चला कैसे टाइम निकल गया उसमें। बस लेकिन वो थोड़ा फोकस करके वो सब अभी मतलब साइड में कि दिमाग में रहना चाहिए, नहीं ये पढ़ना है, अपनी चीजों को मतलब ये कर दो कि एक रूटीन बना लो, नहीं मेरे को ये खत्म करना है। और सबसे पहले जैसे दिन शुरू हुआ, एक तो मतलब एक डायरी टाइप का बना लो जिसमें आज तुमको कौन सा काम करना है वो लिख लो पहले तो। और जैसे कुछ होमवर्क वगैरह बचा है, लेक्चर और क्लास तो होगा ही वो डेली का, वो भी लिख लो। लेकिन उसके अलावा जैसे कल का कुछ होमवर्क बचा है या फिर इस सब्जेक्ट का कुछ एक्स्ट्रा होमवर्क मिले तो वो पहले से लिख लो एक दिन, फिर वो टास्क तुम कंप्लीट करो। तो जब सोने जाओ उससे पहले एक टिक लगा दो या फिर कुछ कि ये कंप्लीट हुआ। अगर कुछ बच गया उनमें से तुम्हारा, और टारगेट रियलिस्टिक रखो, ये ऐसा भी नहीं कि
मैं सब कुछ एक ही दिन में कर लूंगा, ऐसे अनरियलिस्टिक हो ही नहीं रहा, फिर आखिर में डिमोटिवेशन हो रहा है, उसका कोई फायदा नहीं। और एक टास्क रखो जो कि तुम अचीवेबल हो, और तुम ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल एक दो काम रख लिए जो कि आराम से हो जाएंगे, फिर बैठ के फोन चला रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, वैसा भी नहीं, मतलब एक अचीवेबल हो, रियलिस्टिक हो। तो वो एक तो काम बच गया तो उसको नेक्स्ट शिफ्ट करो, ऐसे और टारगेट करो कि वो काम मेरे को आज इस दिन में कंप्लीट करना है बस, उसके बाद कुछ हाँ और थोड़ा बहुत तो हाँ ब्रेक तो चलता हाँ ही है, वो मतलब वो एसेंशियल है, हाँ मतलब तुमको 2 साल जर्नी को सस्टेन करना है, हाँ, वो तो तो है। मतलब फिर आखिर में बर्नआउट आ जाता है, या फिर हाँ। वो थोड़ा बहुत तो हाँ, दोस्तों से बात कर लो, ऐसा इस टाइप का, वो तो उससे ज्यादा अच्छा तो कुछ हो ही नहीं, घर वालों से बात कर लो, ऐसा ही भाई जैसे कि हमने बात कर ली, तो ट्वेल्थ के बारे में बताओ कि ट्वेल्थ में कैसा सीन था तुम्हारा। खत्म होते होते बहुत सारी चीजों का बैकलॉग हो गया था, फिजिक्स। फिर तो ट्वेल्थ शुरू हुआ, वो मैंने ठान लिया था कि अब मेरे को नहीं ये सब नहीं करना कि लेक्चर वेक्चर, तो मैंने ठान लिया कि पहले पूरा लेक्चर करेंगे, नोट्स बनाएंगे, फिर जो होमवर्क है उसी दिन कंप्लीट करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ये और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देंगे, ये मैंने सोच लिया था खुद से। तो तब मैंने ट्वेल्थ शुरू हुआ, तो मैं बस वही, शुरू में तो बहुत दिक्कत आई क्योंकि उतना मेहनत पहले कभी नहीं किया था, 11th में भी नहीं किया था, कर लेता तो शायद बहुत अच्छा होता, लेकिन नहीं किया था। तो 12th के स्टार्टिंग में तो वो बहुत दिक्कत आई। और बोर्ड्स जो था, बोर्ड्स के लिए मैं उतना सोचता नहीं था, क्योंकि मेरे में वो चीज है कि मैं कुछ चीज समझ जाऊं ना, मैं उसको लिख देता हूँ, वो अच्छे से लिख देता हूँ। बोलने में शायद दिक्कत है, लेकिन मैं अच्छे से लिख दूंगा, तो मेरे को उतना दिक्कत नहीं थी, बोर्ड मतलब टेंशन नहीं रहता था कि वो तो हो ही जाएगा। और कभी कभार जो इंग्लिश फिजिकल एजुकेशन वो लास्ट में पढ़ लूंगा। लेकिन ये दिक्कत हुई मैं जब हाफ ईयरली का एग्जाम चल रहा था स्कूल में, मैंने देखा फिजिक्स में जैसे जेई में जो जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बोर्ड्स में मतलब थोड़ा अलग टाइप का ही आता है, कुछ ज्यादा थियोरिटिकल हो गया, या फिर कुछ थोड़ी एक दो रटी रटाई चीजें, डेरिवेशन हाँ, डेरिवेशन तो आते हैं। उतना, हाँ। और मतलब ऐसी चीजें आती थी फिजिक्स में कि जो जेई में उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, सबसे कम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थी, उनमें से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो फिजिक्स में मेरे को बोर्ड्स में टेंशन होने लगा था तब से। के बाद तो मतलब टेस्ट के बारे में बताओ कि मतलब कैसा था तुम्हारे, मतलब जैसे कि टेस्ट मार्क्स कैसे आ रहे थे ट्वेल्थ में, 11। 12th में मैंने स्टार्ट की कि टेस्ट कभी मिस भी नहीं करना, ये 11th में एक दो टेस्ट, मतलब कुछ टेस्ट तो मिस भी किए थे, 12th में सोच लिया था कि टेस्ट मिस नहीं करने, जितना भी प्रिपरेशन हो। तो वही था, 12th में भी स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ रहा था, बहुत मेहनत कर रहा था, तो मार्क्स स्टार्टिंग में अच्छे ही आ रहे थे, 200 प्लस ही आ रहे थे 300 में से। तो और अहम, इसके बाद एक एआईटीएस का पेपर हुआ था, उसमें मेरे 149 कुछ आए थे, अचानक से गिर गया 200 प्लस से उधर, तो मेरे को लगा नहीं शायद इजी इजी पेपर आ रहा था पहले पहले, तो उसके बाद से झटका लगा तो और मेहनत करना शुरू किया, और फिर टेस्ट तो देते ही गया। और टेस्ट की बात लास्ट में जैसे सिलेबस खत्म हुआ जब, मतलब और खत्म होने की कगार पे था, तो 11th का भी रिवीजन करना था, उसके बाद जो टेस्ट देने थे फुल सिलेबस, उसमें तो पहले बहुत ही कम आ रहे थे, 105 100, बहुत सारे टेस्ट में मेरे को 110 क्रॉस नहीं हुआ। फिर एक दिन 117 आया, फिर धीरे धीरे एक टेस्ट था उसमें मेरे 130 आए, फिर धीरे धीरे करते वो 150 हुआ जब, और जब लास्ट का कुछ 20 दिन बचे थे तो 170 प्लस आने लगे, तब वो कांस्टेंट हो गया, फिर धीरे धीरे लास्ट में तो 190 200 प्लस, ऐसे फिर वो ऐसे कांस्टेंट हो गए थे। जैसे कि अभी टेस्ट में मार्क्स बढ़ रहे थे, तो कैसे बढ़ रहे थे तुम्हारे टेस्ट के मार्क्स, मतलब क्या किया था तुमने। कुछ अलग नहीं, जो प्रोसेस था कि करते जाओ, जो लेक्चर नोट्स होमवर्क और जो मटेरियल सर लोग दे रहे हैं पी वाई क्यूज, वो सब करते जाओ, धीरे धीरे वो ही आएंगे, फिर रिवीजन, फिर सिलेबस खत्म हुआ तो जम के रिवाइज करो, कुछ भी हो जाए जेई मेंस को जेई मेंस 1 में ही फोड़ना है। हाँ। 2 मतलब ऐसा ही सोच के रखो कि 2 मेरे लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है, पहले जब तुम प्रिपेयर कर रहे हो जेई मेंस 1 में ही मेरे को अच्छा लाना है, उसके बाद पूरा एडवांस का पढ़ना है। तो यही सोच के पूरा रिवीजन करो जब भी सिलेबस खत्म हो जाए, और अच्छे से रिवाइज करो, फिर तब जेई मेंस से पहले थोड़ा मेंस ओरिएंटेड हो जाओ, मेंस के पीवाई क्यू ज्यादा लगाओ, तो वो ऐसे ही बढ़ेंगे मेंस के नंबर। कि मतलब तुम क्या एडवाइस देना चाहोगे, मतलब इस टाइम तक जो बच्चे ट्वेल्थ में है,
एंड बहुत सारी चीजें हो रही होगी हमें, मतलब टेस्ट मार्क्स भी कम आ रहे होंगे, एंड अभी स्कूल का भी मतलब चल रहा होगा, एंड मतलब लेक्चर उतने नहीं देख पा रहे होंगे, या तो ओनली लेक्चर ही देख रहे हैं, मतलब प्रैक्टिस नहीं हो पा रही, उनको टाइम नहीं मिल पा रहा। तो उनको क्या कहना चाहोगे कि कैसे मैनेज करें? कुछ टाइम थोड़ा बहुत निकालना पड़ेगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा स्टेज में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेक्चर देख के छोड़ दो तो अभी उसका कुछ फायदा नहीं होगा। तो कुछ ना कर पाओ स्टेज में, ऐसा ऐसा सिचुएशन है कि बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल रहा, तो एटलीस्ट जेई मेंस के पीवाईक्यूज तो कर लो। उसके बाद एडवांस के पीवाईक्यूज एटलीस्ट कंप्लीट कर लो, अगर किसी चीज का टाइम नहीं मिल रहा तो सही मेरी है एडवाइस कि है। एटलीस्ट मतलब ये प्रायोरिटी है, तो मतलब एटलीस्ट ये चीज तो तुम करो, बाकी चीज मतलब अगर तुम्हें टाइम मिले हाँ तो करते जाओ। हाँ वही। बाकी टाइम जितना मिले उतना करो, लेकिन एटलीस्ट पीवाईक्यूज इस टाइम पे कंप्लीट हम्म। रखो, ताकि तुम पीवाईक्यूज अभी बहुत मिलते हैं, उनसे बहुत हद तक कवर हो जाता है। हाँ, सिर्फ उन्हीं से नहीं होता, बहुत क्वेश्चन करने पड़ते हैं एडवांस के थिंकिंग बिल्ड करने के लिए, लेकिन इस स्टेज पे अगर किसी को बिल्कुल ही टाइम नहीं मिले तो उसके लिए तो यही बेस्ट होगा कि वो भी पीवाईक्यूज पे ही फोकस करे। ये बताओ कि जैसे कि मतलब 12th का तुम्हारा सिलेबस खत्म हो गया, उसके बाद 11th का रिवीजन कैसे किया तुमने? तो मैंने एक लिस्ट बना लिया था। हाँ। पहले तो 11th का रिवीजन करना था, फिर 12th भी एक बार तो रिवाइज करने ही जाना है, हम्म। कि पूरा सब कुछ एक बार जेई मेंस 1 से पहले रिवाइज। तो मैंने एक चैप्टर का लिस्ट बना लिया था। उसके बाद नोट्स, ऐसा एक कॉलम था कि पहला कॉलम चैप्टर का नाम, उसके बाद नोट्स, जेई मेंस के क्वेश्चंस, जेई एडवांस के क्वेश्चन पीवाईक्यूज, और बाकी अगर कुछ मिसलेनियस करना हो तो किया। तो मैं क्या करता था कि 11th का एक एक चैप्टर उठाया, पहले तो उसके नोट्स पढ़े। जैसे यूनिट्स, कुछ चैप्टर होते थे जिनको पढ़ने की जरूरत नहीं होती होगी, यूनिट्स एंड डायमेंशन जैसे था उसमें, और क्या ही कोई डिवीजन, उसमें डायरेक्ट हम्म। पीवाईक्यूज कर लेता था और हो जाता था। उसके बाद काइनेमेटिक्स वगैरह वो थोड़ा नोट्स पढ़े, फिर जेई मेंस के उठा उठा के चुन चुन के अच्छे पीवाईक्यूज निकाले मेंस के। इस टाइम पे तो फिर जब रिवीजन करता था तो मैं ज्यादा मेंस ओरिएंटेड था, मैं एडवांस पे उस टाइम पे उतना फोकस नहीं करता था। तो मैं बस चैप्टर उठाया, अच्छे से नोट्स पढ़े, उसके बाद पीवाईक्यूज किए, वो टिक लगा दिया, बस वो चैप्टर खत्म। ऐसे ही पूरा कंप्लीट किया। लेकिन मेरे को लग रहा था कि 11 जैसे जैसे मैं रिवाइज कर रहा हूँ, मेरा 12th में इतना दिन कुछ हुआ है, तो मैं धीरे धीरे वो थोड़ा भूलते जा रहा हूँ। हम्म। और 11 के साथ कुछ कुछ 12th के चैप्टर्स भी रिवाइज करने लगा। और 12th में मैंने, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से किया हुआ था, 11 में मैंने बिल्कुल क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया था, तो मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ रहा था रिवीजन के साथ साथ। लेकिन 12th में क्योंकि मैंने अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ था क्वेश्चन, तो मैं बहुत नोट्स के बाद बहुत कम क्वेश्चंस लगाता था 12th के, जब सिलेबस 12th का खत्म हो गया उसके बाद। लेकिन 11 में मेरे को क्वेश्चंस लगाने पड़ रहे थे, तो नोट्स और पीवाईक्यू ऐसे करके एक राउंड कंप्लीट किया 11th और 12th दोनों का। ऑर्गेनिक में जैसे ऑर्गेनिक रिवीजन, मैंने ऑर्गेनिक का जैसे सिलेबस खत्म हुआ उसके बाद मैंने अच्छे से लेवल था, तो मैंने सोच लिया था कि एनएसईसी होता है केमिस्ट्री हम्म। ओलंपियाड, उसमें मेरे को अच्छा करना है ऑर्गेनिक के दम पे। तो मैंने एनएसईसी से पहले अपना 90% रिवीजन खत्म कर लिया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो मेरा मेरा वो तब क्लियर था स्लॉट कि ऐसे ही अगर कोई कर सके पहले से कुछ रिवीजन कर सके तो वो अच्छा था। तो मेरे लिए एक फ्री स्लॉट मिल गया था कि उस चीज में मेरे को उतना ध्यान देना नहीं पड़ा, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में रिवाइज करते गया धीरे धीरे। और जैसे एक राउंड रिवीजन खत्म हुआ तो दूसरा राउंड क्विक रिवीजन। और मैं शॉर्ट नोट्स, जब जैसे जैसे मैं नोट्स पढ़ रहा था तो मेरे को लगा कि ये बाद में बहुत काम आएंगे, तो मैं हर चैप्टर का साथ साथ वो 11 का रिवीजन के साथ साथ मैं शॉर्ट नोट्स बना लेता था, जो मेरे को लगा कि बाद में काम आएंगे। तो जब मेरा ये सब खत्म हुआ, मैं शॉर्ट नोट्स को भी देखने लगा और एग्जाम के पहले दिन भी वही बस रिवाइज किया। तो ऐसे ही किया। और इसके बाद जैसे कि तुमने फुल सिलेबस टेस्ट कहाँ से लगाए, मतलब तुमने अलग से टेस्ट ली या मतलब अपने बेस से ही टेस्ट लगाए? मैंने अपने बैच से ही टेस्ट लगाया था। एक और बैच मिला था फिजिक्स वाला की तरफ से ही, वो लोग दिए थे हमको फ्री में, तो उसमें भी टेस्ट होते थे कुछ, और अपने बैच के भी टेस्ट हम्म। होते थे, तो मैं सिर्फ वही दिया हूँ फुल सिलेबस। और सर लोगों ने अरेंज कर दिया था कि लास्ट के तो 14 दिन या 13 दिन, पता नहीं मेरे को एग्जैक्ट, तो वो पूरा हर दिन मॉक टेस्ट चलता था, मैं हर दिन देता था। बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए होंगे उस टाइम पे। और मैं ये करता था प्रैक्टिस की, जैसे जब तक मेरा एग्जाम का टाइमिंग नहीं आया, और जब तो 2 स्लॉट्स में ही एग्जाम होता है, आइदर 9 बजे से या 3 बजे से, आई थिंक।
तो दोनों स्लॉट में कोई सा भी एक दिन एग्जाम होता था और मेरा आदत बना था कि दोपहर में सोने का, तो मैं 3 बजे के स्लॉट में एग्जाम देना ज्यादा प्रैक्टिस कर, उसी एग्जाम के टाइम में मैं अपने आप को एडजस्ट करता था कि उसी टाइम मेरा सबसे प्रोडक्टिव हो और दिमाग ज्यादा चले। उसके बाद जैसे कि तुम्हारा मॉक देने का क्या स्ट्रेटेजी था, मतलब कैसे तुम डिवाइड करते कि सबसे पहले मुझे ये क्वेश्चन करने हैं, एंड या तुम सब्जेक्ट को डिवाइड कर लेते हैं? तो मैं तो केमिस्ट्री से पहले शुरू करता था, जैसे नॉर्मल ज्यादा से ज्यादा लोग आई थिंक यही करते होंगे, लेकिन मेरा और सेग्रीगेशन था इसमें। मैं केमिस्ट्री में भी, क्योंकि ऑर्गेनिक मेरा सब में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट था, तो मैं पहले चुन चुन के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करता था, चाहे कितना भी टफ सवाल हो। ये नहीं, बहुत उसमें टाइम जाता था मेरा कभी कभार अगर कोई टफ सवाल आ गया तो, लेकिन मैं वो करता था कि मेरे को ऑर्गेनिक के सारे सवाल करने हैं और मतलब सबसे पहले वही निपटाना है, क्योंकि मेरा ये था कि मैं इसमें अगर नहीं कर पा रहा हूँ तो बाकी सब तो कर ही नहीं पाऊंगा। ये गलत था टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि कभी कोई टफ सवाल आ गया तो बहुत टाइम जाता था, ये करना नहीं चाहिए, लेकिन मेरा वो थोड़ा था। तो मैं ऑर्गेनिक करता था, उसके बाद इनऑर्गेनिक क्योंकि जल्दी बन जाता था, फिर फिजिकल केमिस्ट्री। तो मेरा कोशिश रहता था कि मैं केमिस्ट्री आधे घंटे में निपटाऊं मैक्सिमम। अगर कुछ टफ पेपर आया या लेंदी पेपर आया तो 40 मिनट से ज्यादा तो मेरे को केमिस्ट्री में देना ही नहीं था, मैंने ये सोच लिया था पहले। उसके बाद मैं फिजिक्स मेरे को 50 मिनट में सोचता था, पर 50 मिनट में मेरा होता नहीं था, 1 घंटा लग जाता था, कभी कभार 1 घंटा 10 मिनट भी। और मैं कोशिश करता था कि मैथ्स में मेरे को 1.5 घंटा देना है, क्योंकि मैथ्स तो वैसे मैथ्स ऐसे भी सबसे टफ होती है, मेंस की मैथ्स भी आजकल बहुत टफ आने। हाँ, तो मैथ्स में टाइम तो लगता है, तो मेरा आइडियली मैं ये सोच के जाता था कि केमिस्ट्री में आधा घंटा और फिजिक्स में 1 घंटा और मैथ्स में 1.5 घंटा। ये मैं सोच के जाता था कि ये मेरा टाइम डिवीजन होना चाहिए एग्जाम में। अभी इसमें दो दो 3 मिनट इधर उधर हुए तो वो तो चलता ही रहता है, एग्जाम टू एग्जाम मैटर वेरी करता है। जैसे कि तुम्हारा मैथ्स कैसा था, मतलब वीक था या स्ट्रॉन्ग था? तो 11 में जब मैं आने लगा, उन अभी इतना टाइम ज्यादा लेक्चर्स करता था, क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ी कम हुई, तो नेचुरली तब उस मोमेंट पे मेरा मैथ्स का बहुत डाउनफॉल हुआ था। मेरा मैथ्स तब, सच बताओ तो 11th की तब उतनी अच्छी नहीं बन पाई थी। उसके बाद 12th में मैंने मैथ्स में बहुत क्वेश्चंस लगाए, सर जो देते थे मैं बैठ बैठ के लेक्चर कर। और हाँ, 11 में मैं क्या कोशिश करता था कि सर कुछ और बताए थे, लेकिन उसके बावजूद मैं क्लास के साथ साथ ही नोट्स बनाने लगता था मैथ्स में। लेकिन मैथ्स में 12th में मेरे को समझ में आया आइडियली कि क्लास में समझना है मेरे को, और क्लास में कुछ क्वेश्चन चल रहा है तो वो मेरे को पहले उसके साथ साथ सॉल्व करना है, और नोट्स बाद में बनाने, समझ समझ के बनाने हैं लिखने के टाइम। तो ये मैथ्स में होने चाहिए थे। तो 12th की मैथ्स मेरी स्ट्रांग थी, बहुत अच्छी खासी। कैलकुलस तो खासकर मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, कैलकुलस स्ट्रांग थी बहुत। और मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट भी अच्छी थी मेरी। और तो मैथ्स अच्छी थी, वो मैं मतलब बना लिया था। लेकिन मेरी मैथ्स बहुत अच्छी हो गई थी एक और रीजन के से, मैथ्स मेन से पहले, कि मैं देखता था मैथ्स में उतना नोट्स रिवाइज करके 12th का नोट्स अभी कंप्लीट करने का मेरा टाइम नहीं बचा था, क्योंकि मैं फिजिक्स में 11th और 12th दोनों का नोट्स पढ़ रहा था, केमिस्ट्री में भी वो वैसा ही था। लेकिन मैथ्स के लिए मेरे को लगा कि अभी नोट्स पढ़ने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस और 12th खत्म हुआ है तो उतना टाइम नहीं मिलेगा, और मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस था कि मतलब मैं नहीं भूला हूँ मैथ्स 12th का, तो मैंने वो नोट्स उतना नहीं ध्यान दिया उसके बाद, जब 11th और 12th की रिवीजन चल रही थी सिलेबस खत्म होने के बाद। लेकिन मैंने एक स्ट्रेटेजी अपनाई। मैथ्स में एक चीज तो होती है, जैसे कुछ चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, उनमें से ही क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आते हैं। तो मैं मैंने जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है उनसे शुरू किया कि 5 क्वेश्चन उठते ही, सुबह सुबह उठ के ही मैं, ज्यादा नहीं, बस 5 PYQs मेंस के किसी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर से शुरू करने से 5 क्वेश्चन एक चैप्टर के रोज डेली। इससे मेरे मानोगे नहीं, 2 महीने में मेरे 3 स्लॉट में हर चैप्टर का क्वेश्चन, मतलब 15 क्वेश्चन हर चैप्टर से तो मेरे ऐसे ही बन गए, मतलब लगा लिए। और मेंस के मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन चुनता था उस टाइम पे। इससे मेरी मैथ्स तो बहुत स्ट्रांग हो गई थी मेंस के बाद। लेकिन मैंने उसके बाद एक और गलती की, जो जिसके लिए मेरा एडवांस में मैथ्स बहुत खराब किया था। मैंने उसके बाद मैथ्स में नोट्स पढ़ना, बिल्कुल नोट्स मतलब आंख देखना भी छोड़ दिया था, और मतलब कुछ कम क्वेश्चन लगाना भी कम ही हो गए थे मेरा मैथ्स में। क्वेश्चंस उतने ज्यादा भी
मेरे हिसाब से मेरे को लगा टफ क्वेश्चन है तो मैं उसमें ज्यादा बहुत टाइम दे रहा हूँ, ज्यादा ज्यादा टफ से टफ क्वेश्चंस आ रहे हैं और बन जा रहे हैं तो और भी अच्छा, उसको ज्यादा टाइम नहीं। तो मेरा मैथ्स में ये गलती हुआ कि टच बहुत चला गया, तो और क्वेश्चंस थोड़े मतलब उस लेवल के उतने भी नहीं लगाए, तो एडवांस में मेरा मैथ इसलिए बहुत, मेरे को लगता था कि ऐसे ही हो जाएगा कि अब तो स्ट्रांग बन गया है, वो जब लग गया ना कि अब तो हो ही जाएगा, तो वो बहुत गलत चीज है। तो उसके लिए मेरा एडवांस में मैथ्स बहुत खराब गया था। मैथ्स में तो रिवीजन कैसे करते थे मैं 11th का सच बताऊं तो मैथ्स बहुत हद तक भूल जाता था, क्योंकि हाँ मैं वो लेक्चर उतना अच्छे से सुनता था। लेकिन 12th में मैंने किया क्या, क्वेश्चन मैथ्स में जो इम्पोर्टेंट क्या है वो क्वेश्चंस, मैथ्स हाँ में कुछ भी हो सवाल से ज्यादा कुछ नहीं भाई। हाँ, क्वेश्चन सही अप्रोच। बात है। तो हाँ, तो मैथ्स में वो क्लास में ही मैं जब सर क्वेश्चन करवाते, कुछ स्लाइड में क्वेश्चन आया, हाँ मैं टूट पढ़ता था क्वेश्चन को, और मैं मतलब टूट पढ़ना मतलब वो नहीं, हाँ पहले देख ऑब्जर्व करो क्वेश्चन को। क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ सही से ऑब्जर्व करने पे ही मतलब वो मिल जाता है कि कहाँ से शुरू कर रहा है क्वेश्चन। हम्म तो मैं वो क्लास के साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करता था, और अगर कुछ खुद से बन गए क्लास के साथ साथ, सर ने अभी एक्सप्लेन किया उससे पहले ही तुमने बना लिया है, तो वो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस मिलता है। और हम्म वो अगर तुमने खुद से बना लिया ना, तुम्हारे भूलने के चांसेस भी बहुत कम हो जाता है, क्योंकि तुमने वो खुद से अप्रोच निकाला, और वो मतलब किसी ने बताया तुमको याद रखना पड़ रहा है एक्सटर्नली, वो नहीं, तो तुम खुद से बना लिए हो। तो वो इसलिए मेरा मैथ्स में मैं बहुत कम चीजें भूला था। और जो कि कुछ चीजें थी जो कम यूज होती थी, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, तो वो तो ज्यादा भूला था। लेकिन तो मैथ्स मैंने रिवाइज वैसे ही किया था, कुछ मतलब लगा कि भूल रहा हूँ कुछ क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन से ही रिवाइज करता था मैथ्स में। और अगर लगा कि ये कंसेप्ट भूल रहा हूँ, या फिर मेरे को फील आ रही है कि ये चैप्टर मेरा वीक है, एक बार नोट्स पढ़ना चाहिए अच्छे से, तो अच्छा हो जाएगा, मैंने तब बैठ के मैं पूरा अच्छे से उसका नोट्स पढ़ता था, उसके बाद क्वेश्चन लगाने बैठता था। लेकिन नॉर्मली तो मैं जो चैप्टर याद रहते थे मैं क्वेश्चंस के थ्रू मैथ्स का रिवीजन करता था। जैसे कि इनऑर्गेनिक एंड जैसे कि मैं केमिस्ट्री की बताओ कि केमिस्ट्री में तुम कैसे रिवाइज करते थे, क्योंकि केमिस्ट्री में रिवीजन काफी इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली इनऑर्गेनिक बात करें हाँ हाँ। तो उसके बारे में हम्म। बताओ। इनऑर्गेनिक तो मेरी वी केमी इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन पढ़ा हाँ हो। आई डोंट थिंक किसी को इनमें से इनमें उतना दिक्कत होता है, ये तो जनरली लोग कर लेते हैं। हाँ हाँ, क्योंकि ये इसमें उतना लॉजिकल है, उतना रटना नहीं पड़ता। हम्म तो ये चीज लेकिन रिवाइज तो करना ही पड़ता है और ज्यादा से ज्यादा नोट्स। हाँ, एक चीज का मेरे को लगता था कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट ही नहीं होते, हम्म लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि उसमें तुम अपना स्पीड बढ़ाने की प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर तुम कोई कंसेप्ट रिवाइज किए ना, वही क्वेश्चन में भी दिख गया तुमको, वो और अच्छे से तुम्हारे लॉन्ग टर्म में याद रहती है तुमको चीजें। और इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन लगाने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता किसी को भी। वो तो बस तुमको याद है तो टिक मारो, नहीं याद है तो आगे बढ़ो और या फिर देख लो। तो इनऑर्गेनिक में नोट्स ही ऑफ कोर्स पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए, उसके बाद लगा लो भाई पीवाईक्यू तो मतलब उतना टाइम भी नहीं लगेगा, वो लगा लो। और बाकी रही जैसे रटने वाली चीजें, ब्लॉक केमिस्ट्री और ब्लॉक सॉल्ट केमिस्ट्री, सॉल्ट एनालिसिस। एनालिसिस, हाँ ये जो वो तो हाँ क्या ही बोले, मतलब वो मैंने पता है सॉल्ट एनालिसिस एक बार पढ़ लिया था हाँ अच्छे से, बहुत अच्छे से, बहुत मुश्किल से रटा था। उसके बाद कुछ महीने में रिवाइज कर लिया, रिवाइज नहीं हुआ उतना, मैं हाँ भूल गया सब। उसके बाद दोबारा हिम्मत नहीं हुई मेरे उसको रिवाइज करने की, इतना मुश्किल से रटा था। हाँ, वो होता है और ब्लॉक केमिस्ट्री तो होती है, वो हाँ तो होती है रटने वाली, वो हाँ अब तुम्हारी रटने की क्षमता अच्छी है तो तुम कर लोगे, या फिर थोड़ा इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं उनमें ज्यादा फोकस करो, वो चीजें तो एटलीस्ट रट के जाओ, बार बार पढ़ो। तुमको रटना नहीं आता तो उसी को बार बार पढ़ते जाओ, दिमाग में याद होता, नोट्स को बार बार पलटते रहो। वही है मेरा इनऑर्गेनिक, मैं जैसे मेरे से रटना नहीं होता था। ईयर की मिनिमम लगानी चाहिए, मतलब अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो कितनी ईयर की मिनिमम लगा लेनी चाहिए कि जिससे कि अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। ला एटलीस्ट लास्ट 5 इयर्स के तो लगाने ही हम्म चाहिए। लास्ट 5 इयर्स के तो मतलब बनता है लगाना, और उल्टे ऑर्डर में शुरू करो, 25 24 ऐसे करते जाओ। और तुमको अगर कोई ईयर के पीवाईक्यूज दिख रहे कि ज्यादा हार्ड थे, जैसे मैथ्स में 2022 के 22 के। पीवाईक्यूज हार्ड थे ज्यादा, हाँ, तो उनमें उनके लिए टाइम निकालो, वो इम्पोर्टेंट होती है। वो टफ वाली पीवाईक्यूज कर लो, नहीं बने तो सॉल्यूशन देखो, लेकिन वो तो कर लो।
लास्ट 5 इयर्स के तो कोशिश एटलीस्ट करनी ही चाहिए पीवाई हाँ की। मेंस के हिसाब से, एडवांस के हिसाब से, एडवांस के तो सारे करो भाई, एडवांस के सारे करने चाहिए। तो और 2010 के आज से तो स्पेशली। तुम क्या एडवाइस देना चाहोगे जो अभी 12th में है एंड उनका एग्जाम आने वाला है, बहुत प्रेशर फील कर रहे होंगे एंड बहुत सारी चीजें हो रही होंगी उनके पास, मतलब टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे होंगे, हाँ, तो उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे कि कैसे मतलब इस सिचुएशन को हैंडल करे वो? मैं तो यही बोलूंगा, उतना मत सोचो कि हम्म। क्या होगा, क्या होने वाला है। अपनी तरफ से जो जितना कर सकते हो अपना बेस्ट एफर्ट डाल दो। जो पढ़ रहे हो रेगुलरली, हाँ बहुत सैचुरेटिंग होता है, बर्नआउट आ जाता है कभी कभार स्टेज तक, लेकिन अभी इतना महीना मेहनत किया है, बर्नआउट अभी उतना भी नहीं होगा। एडवांस के पहले तो वो ज्यादा आता है, लेकिन अभी भी मतलब इतने सारे चीजें हो रही होंगी, इसका भी टेंशन, उसका भी टेंशन, बोर्ड भी करना है, तो इतनी चीजें दिमाग में मत रखो। थोड़ा चीजों को थोड़ा कंसाइज करो, मेरे को ये करना है आज, डे बाय डे चलो कि मेरे को ये आज करना है तो मेरा ये काम हो जाएगा। बोर्ड्स के लिए तो मतलब उतना भी, हाँ उसके पहले दिन ज्यादा फोकस करो। और बोर्ड्स के हिसाब से कभी, जैसे बोर्ड्स में भी तो 12th का सिलेबस आएगा ही ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, तो उस बहाने तुम्हारे नोट्स भी रिवाइज हो जाएंगे 12th में, अगर तुम बोर्ड्स के लिए पढ़ने जाओ। मैंने तो मैं ऐसा करता था, मैं एक अपॉर्चुनिटी टाइप, ये मैं जैसे प्री बोर्ड्स के जो एग्जाम होते थे फिजिक्स हम्म। केमिस्ट्री मैथ के, मैं ये उनको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता था कि मैं अपने सारे जो नोट्स है वो एक बार पूरा रिवाइज कर लूं उसके पहले, ताकि मेरा उधर जेई के ही नोट्स, ताकि मेरा इधर लिखने का भी थोड़ा बहुत हो गया, और जेई के लिए तो हो ही गया, और बाद में कुछ थ्योरी वगैरह एक्स्ट्रा पढ़ना हुआ तो मैं बोर्ड्स के पहले पढ़ा था, अभी तो नहीं। और बोर्ड्स भी तो जेई मेंस 1 के बाद ही आता है ना, अगर जेई हाँ। मेंस 1 में अच्छा कर लिया किसी ने, अभी तो मेन फोकस जेई मेंस 1 ही होना चाहिए। प्री बोर्ड्स में थोड़ा बहुत कम आए, ठीक है, डजेंट मैटर। प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी होते हैं, उसमें हम्म। अच्छे लाने पड़ते हैं थोड़ा, हाँ वो पढ़ने का एक अलग स्ट्रेस रहता है, लेकिन प्री बोर्ड्स में थोड़ा कम है, नो मतलब उतना टेंशन की कुछ बात नहीं है। जेई मेंस 1 अच्छे से दो लो, फिर तुम्हारे पास बोर्ड्स का भी टाइम है, वैसे तब एडवांस की हार्डकोर प्रिपरेशन शुरू हो जाती है, तो हाँ उतना बोलने में जितना आसान लग रहा है तब भी उतना आसान नहीं होता, लेकिन इससे तो बहुत रिलैक्स लगेगा, क्योंकि तुम्हारे पास अगर एक अच्छी परसेंटाइल हाथ में आ गई ना, तो तुमको वो एक्स्ट्रा एक बर्डन नहीं, कुछ ना कुछ तो है मेरे पास, ये तुम सोच के बाकी थोड़ा एक रिलैक्स स्टेज में रहोगे और मेहनत करने की स्टेज में रहोगे अपना। एंड तुम्हारा मेंस में कितना था परसेंटाइल जनवरी में? जनवरी में मेरे 99.55 थे, हाँ तो अच्छे ही आ गए थे। उसके बाद मैंने पूरा एडवांस के लिए पढ़ना शुरू कर दिया, तो जेई मेंस 2 तो ऐसे ही मतलब दे दिया था कि जाते जाते मतलब हो ही रहा है, हाँ। तो ज्यादा से ज्यादा तो उसमें और अच्छे आ गए, 99.78 आ गए। एडवांस के बारे में बताओ अब हमें कि मतलब एडवांस के लिए क्या बैच फॉलो किया था तुमने? तो जैसे मेंस 1 मेरा अच्छा हो गया था, तो मेरे को फिजिक्स वाला की तरफ से एयर बैच में ऐड किया गया था, हाँ लेकिन अ, तो मैं एयर बैच में जैसे रोहित अग्रवाल सर के क्लास छोड़ के मैं किसी का उतना अटेंड नहीं करता था, क्योंकि उन्हीं से मैंने पढ़ा है, रोहित अग्रवाल सर से, तो उनसे बात मुंह बोली इंटरेक्शन हो जाती थी बात करते हुए, तो वो बता देते थे कि क्या क्या करना है, तो ऑर्गेनिक में वो ऐसे ही कर लेता था। और एयर बैच से बाकी मैंने पूरा वरुण फॉलो किया था, वरुण में भी सलीम सर थे, और बाकी हमारे जितने भी टीचर्स थे मैथ्स के, सचिन सर, तरुण सर, आशीष सर, तो बाकी जितने भी टीचर से मैंने पढ़ा था वही सब वरुण में थे, जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रहे थे। नोट्स को खुद से रिवाइज करना पड़ेगा तुमको, और अगर मेंस में अच्छे से रिवाइज कर लिया मेंस के पहले, तो नोट्स पढ़ने में तब उतना टाइम नहीं लगता, तुम ऐसा भी होगा आधे घंटे में बड़ा बड़ा चैप्टर निपटा दोगे। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा, उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, वो बड़ा चैप्टर है, लेकिन उतना टाइम नहीं लगेगा जितना तुम पहली बार रिवाइज कर रहे हो तो लगेगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा चीजें तुमको याद ही होंगी, तो नोट्स तुम्हारा उतना भी टाइम नहीं खाएगी। तब तो अच्छे क्वेश्चंस वरुण लेवल के, या फिर जे एडवांस लेवल के थॉटफुल क्वेश्चन, उन पे फोकस किया था। जैसे कि मतलब लास्ट टाइम में मतलब जैसे कि तुम्हारा 11 और 12 का सिलेबस हो गया, तो तुमने मतलब टेस्ट देना कब से स्टार्ट करा? मतलब वीक में कितनी बार टेस्ट देते थे? से जब रिवीजन चल रहा था, हम्म। तो वीक में मैं कोशिश करता था 2 या 3 टेस्ट वीक में, दो ही तब, हाँ 2 ही तब, तो मतलब जब रिवीजन चल रहा था तब 2, या कभी कभार अच्छा हुआ तो 3, लेकिन एक बार ऑलमोस्ट रिवीजन खत्म हो गया, 1 महीने आई थिंक मेरे पास बचे थे तब भी, और मैथ्स में तो वो 5 क्वेश्चन वाला मेरा रोज चलता ही रहता था, तो वैसे ही मेरा मैथ्स का रिवीजन हो रहा था, तो
मैं तब उसके बाद बहुत टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ा दी। लास्ट के 14 दिन 2 हफ्ते 3 हफ्ते तो 2 हफ्ते तो मैंने हर रोज एक टेस्ट दिया। और जब जब मेरा वो आ गया किस स्लॉट पे एग्जाम है किस डेट पे, उसके बाद तो मैं वही टाइम पे रोज एग्जाम देता था। और मेरा 29 जनवरी को पेपर था, तो मैं लास्ट मॉक टेस्ट 27 को दिया था। 27 तक मैंने हर रोज रेगुलर मॉक टेस्ट दिया है। वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। टेस्ट से ही तुम्हें पता चलेगा तुम्हारा प्रिपरेशन कैसा है। प्रैक्टिस भी टेस्ट से हो जाती है, क्योंकि क्वेश्चन ही तो लगा रहे हैं ना, और क्या ही हाँ। कर रहे हैं। मॉक टेस्ट तुमको मतलब उसी से सीखोगे कि क्या ही करना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मॉक टेस्ट। इसी के साथ हम पॉडकास्ट को यही एंड करते हैं, एंड थैंक यू देवराज, हाँ मतलब अपना टाइम देने के लिए। हाँ